Okay. So today we are starting a new chapter, that is article writing. So basically when we talk about article writing, it is basically a chapter where we'll work on gaining knowledge, because you all know how to frame sentences. Am I talking sensible? Right? How to write, we will talk about this. What to write, we will talk about this. These are only two things which we will talk about. ठीक है? हम केवल दो चीजों के बारे में बात करेंगे, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है. ठीक है? तो जब भी आप आर्टिकल लिखते हो, आपने कभी नोटिस किया? नहीं, नोटिस तो करते ही नहीं है ना सर. क्वेश्चन मिला और लिखना शुरू. नहीं, प्लान किया, सोचा. अच्छा, आप मेरे क्वेश्चन के आंसर दो. ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें क्वेश्चन मिला, आर्टिकल राइटिंग और लिखना शुरू? ठीक है. ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन मिला, पहले सोचा कि क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे, राइट? उनका रफ नोट बना लिया, शायद नहीं बनाया तो दिमाग में रफ नोट बना लिया, दिमाग में रफ नोट बना लिया, पेंसिल से, पेन से, साइड में कहीं पेपर पे, किसी लास्ट पेज पे कहीं पे रफ नोट बना लिया कि ये मैं 1 2 3 4 5 पॉइंट कवर करते हुए बात करूंगा. ऐसा कोई? रेज योर हैंड्स. ओके, so there are few people, right? चलिए, ये बेस्ट तरीका है. वैसे ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी टॉपिक पर लिखने का. ऐसे हेडिंग डाल के नहीं लिखा जाता कि अब मैं, जैसे मान लो मुझे टॉपिक मिला डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, तो मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, फिर लिख रहा हूं. ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली बात करो. व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, when and how it was implemented, right? फिर मैंने सोचा कि एक अगले पैराग्राफ में मैं बात करूंगा इसकी प्री प्लानिंग की एंड रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, राइट? एक पैराग्राफ में मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा. फिर एक पैराग्राफ में शायद मैं बात करूं प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय, हाँ भाई, एक पैराग्राफ में मैं बात करूंगा इसकी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डीमोनेटाइजेशन की. फिर एक पैराग्राफ में मैं बात करूंगा सजेशंस या सॉल्यूशन की. किसके बेटा? सजेशंस या सॉल्यूशन की. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में मैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर कर लूँगा. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करूंगा तो जनरली क्या होगा, मैंने एक पैराग्राफ में कोई बात लिखी और जब मैं दूसरे पैराग्राफ या तीसरे पैराग्राफ में लिख रहा था तो मुझे याद आया ऐसी बात तो मैंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर दी. तभी होता है ना. और बहुत सारे लोगों का पैराग्राफ तब चेंज होता है जब उनको लगता है कि 5-7 लाइन ज्यादा भर गई, अब तो पैराग्राफ चेंज कर ही दो. फैक्ट है ये, आप मानो चाहे नहीं मानो, राइट? लेकिन बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ कब चेंज करते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब 5-7 लाइन भर गई, चेंज कर दो. बट ये तो गलत बात है ना. आप अगले पैराग्राफ में भी उससे रिलेवेंट बात कर रहे हो, तो जब आप अगले भी पैराग्राफ में उससे रिलेवेंट बात करें तो फिर पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ही नहीं है. फिर आप एक पैराग्राफ में एक तरह की बातें करो, एक पैराग्राफ में एक तरह की बातें करो, तो तब तो समझ में आए. लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या कि सर ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आए, हम सोचें, इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्पज. देखो, हर आर्टिकल का एक पर्पज होता है, यस और नो? हाँ, हर आर्टिकल का एक पर्पज होता है, यस और नो? जैसे एक आर्टिकल था, मुझे बताना इस आर्टिकल का पर्पस क्या है. कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रिकॉशंस. इस आर्टिकल का पर्पस क्या है? ये हेडिंग है, कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रिकॉशंस. बोलो बोलो. इस आर्टिकल का पर्पस है लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, यस और नो? अरे हाँ है ना.
एक आर्टिकल था, वैसे मैं इस कंपैरिजन को नहीं करना चाह रहा, कुछ की फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी, मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल है, आप इसे एग्जाम्पल के रूप में ले। राइट, सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली। राइट, इस आर्टिकल का पर्पस क्या है? कंपैरिजन। इस आर्टिकल का पर्पस क्या है? कंपैरिजन। तो हम अलग अलग एस्पेक्ट्स पे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ताजमहल, क्या है इस आर्टिकल का पर्पस? किसी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। 5G टेक्नोलॉजी, क्या है इस आर्टिकल का पर्पस? लोगों को इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो डेफिनेटली हर एक आर्टिकल का कोई ना कोई पर्पस होता है। नहीं होता तो बता। नहीं होता? होता है ना? तो जब आपके पास पर्पस दिमाग में रहेगा तो उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ज्यादा दिमाग में आएगी। और केवल पेन उठाया और लिखना शुरू, तो गड़बड़ है। बात समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स देगा। कब नहीं देगा? 5 मार्क्स देगा। सीबीएसई की तरह तो 7 और 10 मार्क्स का तो नहीं दे सकते, राइट? बट यहां ये आपको 5 मार्क्स का देगा और इसके आने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो हमें जब आर्टिकल लिख रहे हैं तो दो चीजें ध्यान रखनी। एक तो क्या ध्यान रखना है बेटा? एक तो क्या ध्यान रखना है? पर्पस। और एक चीज और काम करनी है, कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे ये प्लानिंग या तो दिमाग में रखो, ये प्लानिंग या तो दिमाग में रखो, या पॉइंट पॉइंट लास्ट के पेज पे लिख लो कि इन पॉइंट्स को कवर करते हुए मैं आर्टिकल लिखूंगा। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप चाहो तो किसी भी तरह के कोटेशन से भी चीजों को रिलेट कर सकते हो। जैसे कोटेशन जब आप बात करते हो तो आपके आर्टिकल को और इफेक्टिव बनाते हैं। राइट, जरूरी नहीं हर आर्टिकल की एक स्ट्राइकिंग ओपनिंग हो। जैसे सर आप पे एक आर्टिकल छपा, राइट, सर पे क्या छपा? आर्टिकल पब्लिश हो। नहीं, पहले विमेन एम्पावरमेंट पे या गर्ल्स एजुकेशन पे एक आर्टिकल छपा, या मेरे जैसे या आपके जैसे किसी बच्चे ने लिखा, तो मैंने लिखा हिंदी में था तो लिखा एक नारी पड़ गई सारी पीढ़ी तर गई। इंग्लिश में लिखना था तो एजुकेटिंग अ विमेन इज लाइक एजुकेटिंग, नहीं सॉरी, एजुकेटिंग अ मैन इज लाइक एजुकेटिंग वन पर्सन ओनली, बट एजुकेटिंग अ विमेन इज एजुकेटिंग द एंटायर कमिंग जनरेशंस। आप एक मेल को एजुकेट कर रहे हो, आप केवल एक पर्सन को एजुकेट कर रहे हो। इंडियन कंटेक्स्ट में बात हो रही है ये, औरों के यहाँ पता नहीं ये सिस्टम है कि नहीं है, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है। लेकिन अगर आप एक महिला को एजुकेट कर रहे हो तो आप उसे पूरी जनरेशन को एजुकेट कर रहे हो, जो भी आने वाली जनरेशन से। बात में तो दम है, राइट? विमेन एम्पावरमेंट पे लिखना था, मुझे बीच में कहीं बात आई महिला के सम्मान की, तो मैंने लिख दिया संस्कृत का एक, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इंडिया बिलीव्स इन, राइट, the world's largest democracy or the biggest democracy in the world believes in yatra naryastu pujyante ramante tatra devta, where women are respected, God resides at that place. India believes in this theory, right? अरे हाँ ना? तो ऐसे ऐसे कोटेशंस के साथ आप उसे और ज्यादा क्या बना सकते हो? इफेक्टिव बना सकते हो। मुझे याद आया, मेरी एक क्लास का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मैंने ऐसे ही किसी क्लास में पूछा, मैं बताना तो नहीं चाह रहा था,
तो मैंने ऐसे ही बात कर रहा था, तो मैंने कहा सर आप पे आर्टिकल लिखना है। सर मतलब कोई बच्चा, ठीक है। तो बोले सर इस पे तो मैं बढ़िया लिखूं, मेरे पास और भी बढ़िया कोटेशन है। तो मैंने कहा बता। बोले सर अगर मैं इस भाई साहब के लिए, मेरा जो दोस्त है, इसके लिए अगर आर्टिकल लिखूं तो स्ट्राइकिंग ओपनिंग तो मेरी तो और भी खतरनाक हो। तो मुझे लगा कहीं ना ये कुछ ज्यादा ऑफेंसिव नहीं हो जाए, और वो भी क्लास में। तो वो बड़े पॉज के साथ कह रहा है कि सर अगर मुझे लिखने का मौका मिले तो मैं पहली लाइन लिखूं कि ये तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। मैंने कहा इतनी स्ट्राइकिंग ओपनिंग भी नहीं देनी है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ऐसी स्ट्राइकिंग ओपनिंग भी नहीं कि वो कहीं ना कहीं, और बोलकर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि लिखकर आपके इमोशंस कन्वे वर्ड्स पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन आपके बोलने के तरीके से जिस तरह के इमोशन प्रेजेंट होते हैं वो लिखकर कभी होते ही नहीं। अरे जैसे मान लो आपको किसी ने बोलकर बात कही और वही सेम चीज लेटर आया, तो वो लेटर में पढ़ते समय फोटो दिखाई देती है ना, वो केवल मूवीज में ही पॉसिबल है। तुम क्या सोच रहे हो, आईसीआई से लेटर आया और आईसीआई के चेयरमैन की फोटो दिख रही है? नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो बात को। यही बात जब आप कॉन्फ्रेंस में गए होंगे तो बहुत सारी बातें जो आईसीआई कहती है वो आईसीआई अपने मॉड्यूल्स में, लेटर्स में, ईमेल्स में कहती है कि नहीं कहती? वही बात आईसीआई की जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वही बात उन लोगों ने भी कही होगी, कुछ कुछ बातें, लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे नेचर में। यस और नो। और ये जो लोग आते हैं तुम्हारे पास, लेटर्स आते हैं बैंक से, कहीं से भी, किसी रिलेटिव्स के, तो उनमें अगलों की फोटो दिखाई देती है क्या? पीछे वालों दिखाई देती है क्या फोटो? नहीं दिखाई देती ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो। मॉड्यूल क्या कहता है एक बार देख लें, फिर करेंगे इस पे बातें। ओके, ओके, यहां से देखिए बेटा। हाँ जी बेटा, यहां देखिए, वॉट कैन एन आर्टिकल डू। सर बातें नहीं प्लीज, इधर देखिए। एक आर्टिकल क्या क्या काम कर सकता है? अनलाइक अ रिपोर्ट, an article can do much more than simply report an event or state facts. It can offer suggestions and advice. एक आर्टिकल आपको किसी भी टॉपिक पर सजेशंस दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। यस और नो? अरे हाँ या ना? ठीक है। इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स और सब्जेक्ट, जैसे करियर ऑन, करियर इन कॉमर्स, करियर इन साइंस, प्रोवाइड करा सकता है कि नहीं करा सकता? इट कैन ब्रिंग अबाउट अ कंपैरिजन, अभी किया हमने, सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली, दोनों ही अपने आप में लेजेंड है, क्या ही कंपैरिजन, राइट? लेजेंड्स आर नेवर कंपेयर्ड, ठीक है। इट कैन डिस्क्राइब अ लोकेशन, ताजमहल, पर्सन, महात्मा गांधी, ऑब्जेक्ट, मोबाइल फोन्स, टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी,
तो ये किसी भी चीज पे बात की जा सकती है. इट कैन सिंपली अम्यूज एंड ब्रिंग अ स्माइल ऑन रीडर्स फेस. जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, राइट, वो आपको क्या कर सकते हैं, स्माइल भी ला सकते हैं. इट कैन इनेबल रीडर्स टू थिंक, हैंस इट कैन इन्फ्लुएंस. ये सोचने पे भी मजबूर कर सकते हैं. कैसे? मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन का दौर याद है आपको? मुझे नहीं पता आप कौन सी क्लास में थे, लेकिन जिन जिन को याद है डीमोनेटाइजेशन का दौर, उस दौर में कुछ ऐसे लोग भी थे, या मैं ये कहूं कि कुछ ऐसे रिपोर्टर्स भी थे जिन्होंने 2000 के नोट में चिप भी लगा दी. कि 2000 के नोट में चिपड़ी नहीं रे, चिप. बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स देखिए आप. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, उनका पर्पस क्या था फिर इस चीज से अगर पता लगे तो? गुमराह करना, लोगों को डर पैदा करना. बट अल्टीमेटली थ्रू देयर न्यूज रिपोर्ट्स they were diverting the attention of the people, right? Whatever they are doing, whatever they were doing, कि ऐसे गवर्नमेंट को पता लग जाएगा जब नोट इकट्ठे होंगे तो पता नहीं कितने पैसे पड़ाए, पता नहीं क्या ही क्या थ्योरी लेकर आए लोग, राइट? लोग सोचने में मजबूर हो गए, क्या पता हो सकता है नई डिजाइन है. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि आजकल न्यूज रिपोर्ट जैसी नहीं रही. व्यू पॉइंट देने वाले लोग ज्यादा आते हैं. आप कोई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट देखना, या कोई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट नहीं, आप कोई न्यूज़ चैनल देखना. ये न्यूज़ चैनल कम हो गए और आजकल अपने व्यू पॉइंट ज्यादा देने लग गए, राइट? यहां एक्सीडेंट हुआ, पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से ये हुआ. ये तो 3D डिजिटलाइजेशन कर देते हैं. अभी ट्विन टावर्स गिराए कल, भाई साहब हर आदमी कोई स्लो मोशन में दिखा रहा है, कोई ड्रोन से दिखा रहा है. व्हाट इज दिस? मैं तो इतना सा ही कहूंगा, अगर ऐसी चीज पे सुप्रीम कोर्ट फाउंड इट इलीगल, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू डिमोलिश इट, नाउ गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग. नाउ देयर विल बी थ्योरी. अब आप सुनना, लाइन कह रहा हूं मैं, ये तुम्हें भी सोचने पे मजबूर कर देगी. मैंने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी, प्लीज लास्ट वाले बातें नहीं. जब ट्विन टावर्स कल गिराए गए तो मैंने बहुत सारे कुछ चीजें पढ़ी. उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि इस जगह को डेमोलिश करने के बजाय गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेकर कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना देती, अपने ही ऑफिसेज बना देती, और उस जितना भी पैसा लगा उसको काम में ले लेती. तो यार लोगों को लगा, हाँ यार बात में तो सच्चाई है, कायदे की बात. तो आपका ऐसा वाला कोई भी पार्ट होगा, वो आपको सोचने पे मजबूर कर ही देगा. यार बात में तो दम है, सच्ची कह रहा है अगला. समझ रहे हो बात को? अच्छा, दूसरी ओर जिन्होंने केस किया, राइट, उनका क्या मानना है? वो कह रहे हैं, तो दूसरे तरफ वाले लोग वो कह रहे हैं कि भैया हमें ये ग्रीन लैंड कहकर बताई गई थी कि ये ग्रीन लैंड है और हम इसे ऑक्यूपाई कभी कर ही नहीं सकते. ग्रीन लैंड है तो आपने प्लॉट कह के ये बेचे, घर कह के ये बेचे, तो आप कैसे बना सकते हैं? करेक्ट. तो एक दूसरे तरफ वाले लोग क्या सोचेंगे कि हाँ यार बात में तो इसकी में भी दम है. ना ये दो कैटेगरी के या दो वर्ग, अलग अलग वर्ग की सोच के लोगों को अफेक्ट करेगा ये बात. यस और नो? एक तरफ लोग सोच रहे होंगे अच्छा यार ऐसा कर लेना चाहिए था, गवर्नमेंट को खुद को ही रख लेना था,
क्यों डिमोलिश किया? एक तरफ दूसरी तरह के लोग क्या सोच रहे होंगे कि नहीं करना, कर दिया, करना था क्योंकि इलीगल था, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था। प्लस जो 14 बने हुए घर बिल्डिंग्स बनी है उनको ये कह के बेचा कहता है कि ग्रीन लैंड है। तो दोनों तरह के लोगों को अफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे यस और नो, मान रहे हो ना बात, समझ रहे हो आप बात को? बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया और डिमोलिश कर दिया। कहा भैया डिमोलिश करो, 20 करोड़ रुपए जो भी खर्चा आएगा वो भी अगले से वसूलो। राइट? कल के डिसीजन से ऐसा पता लगता है कि जिस स्पीड से आप इलीगल तरीके से धराशायी भी कर दिए जाते हो। नहीं, चलो तो आपका आर्टिकल, एक और आर्टिकल बताता हूं, मैंने उसके बारे में देखा, क्लीन इंडिया मिशन के बारे में। अब गांव का कल्चर कैसा है आपको पता है ना बेटा? गांव में लोग कैसे रहते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल। जानते हो कि नहीं जानते बताओ? तो क्लीन इंडिया मिशन के बारे में मैं देख रहा था तो एक पर्सन कह रहा था ये सबसे बढ़िया डिसीजन है, द बेस्ट डिसीजन एवर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने सोचा यार ठीक है, ये तो सही कह रहा है, बात में तो इसमें दम है। एक भाई साहब और वो गांव में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? गांव में। ही इज विजिटिंग अ विलेज, ही इज विजिटिंग अ विलेज। वो एक विलेज विजिट कर रहे हैं। और गांव में कैसे रहते हैं आपको पता है ना सबको? लोग, एनीवन फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड? ठीक है, हमारे यहाँ गाँव में कैसे लोग रहते हैं, स्पेशली मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में कैसे रहते हैं? बड़ा सा खेत है, इस खेत के बीच में हमने एक घर बना रखा है। इसी खेत में, इसी घर में हमने एक ओपन स्पेस में जानवरों के रहने के लिए बना रखा है। इसी घर वाली बिल्डिंग के अंदर एक प्लेस कॉर्नर में हमने ऐसा, मतलब बड़ा सारा प्लेस, कॉर्नर में हमने कहीं वो जानवरों को जो फूस डालते हैं, चारा डालते हैं, वो एक अलग से और कमरा बना रखा है। राइट? इवन घर का जो एंट्रेंस साइड है, खेत में ही जो घर बना हुआ है, उधर हमने नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए एक अलग से प्लेस और बना रखा है। गांव में आज भी ऐसे जगह मिल जाएगी आपको। तो वहां एक रिपोर्टर जाके कह रहे हैं कि देखो, अच्छा, और फिर वो जो गाय भैंस गोबर कर होता है उसको डालने के लिए एक घर के बाहर एक प्लेस। एक रिपोर्टर गए, अच्छा वो पानी जो है, वो पानी हम जो कपड़े धोने का वो बाहर ही, घर के बाहर साइड से, ठीक है, क्योंकि नालियां तो सिस्टम ही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम तो आज भी खेतों में तो कहाँ होगा। ठीक है, तो एक रिपोर्टर साहब गए और देख रहे हैं, देखो ये है स्वच्छ भारत अभियान। तो मन से फीलिंग आई है, का पागल है यार ये, वो तो रहन सहन ही ऐसे गांव का। वो अगर गोबर को वहां नहीं डालेगा तो कहां डालेगा? समझ रहे हो बात को? तो कई बार जैसे आप कोई रिपोर्ट देखते हो, राइट, न्यूज़पेपर में, नहीं सॉरी, टीवी में, किसी न्यूज़ चैनल में रिपोर्ट देखते हो तो पता लगता है यार ये तो शायद सॉफ्ट ब्रेन वॉश की कोशिश हो रही है। राइट? और ये सॉफ्ट ब्रेन वॉश बड़ा खतरनाक है। धीरे 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 अगले को समझाई दो और अगला मान भी जाएगा कि ऐसा सच में हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपका आर्टिकल किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? बायस्ड नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकली तो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट क्या ही पॉलिटिकल पार्टी भाई, तुम तो दोनों तरह के एस्पेक्ट सोचकर चलो। एक स्टूडेंट का पॉलिटिकली बायस्ड होना, और वो भी आर्टिकल लिखते समय। राइट? जैसे मान लो भारत में आज की डेट में दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां, एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी पार्टी, और एक
ऑपोजिशन है ही, आप सब जानते ही हैं, राइट। देश के सबसे युवा नेता आप जानते हैं राहुल गांधी जी, ठीक है। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अब मान लो आप पॉलिटिकली बायस्ड हो, पॉलिटिकली क्या हो, बायस्ड हो, ठीक है। तो जो अभी सेंटर में पार्टी है उसको फेवर करने वाले हो, तो आपके हिसाब से डीमोनेटाइजेशन वाज द बेस्ट डिसीजन, आपको कमियां नजर ही नहीं आएंगी। क्यों आएंगी भैया? नहीं, अब कमियां बता रहा हूं, सुनिएगा। विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए बैंक्स पर अलग अलग लाइन नहीं थी, लेकिन नजर ही नहीं आया, लगे हुए थे लाइन में, क्योंकि हमने तो वो पॉलिटिक्स वाली पट्टी बांध रखी थी। स्टूडेंट्स नहीं बांध के रख सकते, तुम्हें बांधनी भी नहीं है। दूसरा, बहुत बार मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई कि एक्सचेंज किए जा रहे हैं पैसे पीछे की खिड़की से, राइट। तो जो आधार से आधार की फोटोकॉपी लेकर नोट बदले गए, वो आधार के थंबप्रिंट को बायोमेट्रिक से दिए जाते तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता कि किस आधार कार्ड के थंबप्रिंट से कितने रुपए जमा हुए, क्योंकि कागज तो गए होंगे रद्दी में। नंबर 2। नंबर 3, माना कि इतना बड़ा डिसीजन था और भारत जैसे बड़े देश में करेंसी बदलना एक बहुत टफ डिसीजन था, पॉसिबल नहीं था इतना इफेक्टिव तरीके से कर पाना। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हो ब्लैक मनी हटाना और एक तरफ आप 2000 का नोट ला रहे हो, क्योंकि ये तो सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जितना बड़ा नोट उतना ही बड़ा करप्शन का कारण। 3 मिस्टेक गिनाई मैंने। अब जो दूसरे वाले हैं जिन्होंने दूसरी वाली पट्टी बांध रखी है, वो कहेंगे दिस वॉज द वर्स्ट एवर डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहेंगे ना। तो अच्छा मुझे एक बात बता, ये डीमोनेटाइजेशन की टर्म जिसने लिखी, जिसने बनाई, या तो वो बावड़ी पूछ या तुम। नंबर 1, चलो ये बात बिना किसी लॉजिक के है, तो दूसरी बात सुनो। ये जो डिसीजन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, इसके बाद नाना करते टेररिस्ट फंडिंग और टेररिस्ट अटैक्स में कमी आई भारत में। नंबर 1। नंबर 2, हम ऑफलाइन से कब ऑनलाइन हो गए पता ही नहीं लगा। हमारे बिजली के बिल के लिए लगाने वाली लाइन कब ऑनलाइन पेमेंट पर चली गई पता ही नहीं लगा। हमारे सिलेंडर की बुकिंग के लिए दिए जाने वाले पैसे कब ऑनलाइन पैसे में तब्दील हो गए पता ही नहीं लगा। वी बिकेम डिजिटलाइज बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। मजबूरी में करना पड़ा और वो मजबूरी हमारी लाइफ का पार्ट बन गई। यस और नो? और इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बूम पर भी आए कि नहीं आए? नंबर 3, अरे जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे, कैशलेस ट्रांजैक्शन होंगे, तो गवर्नमेंट को नोट भी तो कम छापने पड़ेंगे। फायदा नंबर 3। तो मैंने 3 फायदे बताए, 3 नुकसान बताए और बराबर के लेवल के बताए, लॉजिकल बात की। यस और नो? तो जो लोग ये कहते हैं कि दिस वाज द वर्स्ट एवर, तो वो बायस्ड है। जो लोग कहते हैं दिस वाज द बेस्ट, ये भी बायस्ड है। तो आपको, क्योंकि आप अगर बायस्ड होगे तो आपको एक तरफ ही चीजें नजर आएगी, आपके पास मटेरियल कम होगा लिखने का। सोचकर देखो, लॉजिकल बात है कि नहीं है? ठीक है, तो आपका बायस्ड होना किसी भी हद तक बनता ही नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है। इट कैन ऑफर ओपिनियन, आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। फॉर्मेट पे हम बाद में बात करेंगे। एक आर्टिकल है, देखो ये आर्टिकल देखो एक बार, आपके पेज नंबर 8.4 पे है। देखो डीमोनेटाइजेशन पे एक आर्टिकल, एक बार इसे देखें क्विकली। एनीवन?
समझ रहे हो बात को? बहुत सारे लोग इसीलिए बैठेंगे फिर। अब बात को समझना, आप किसी चीज को या तो फेवर करते हो या उसके अगेंस्ट में हो, राइट, पूरी तरह। तो जब आप पूरी तरह अगेंस्ट में हो तो उसके फायदे नजर ही नहीं आएंगे आपको, और जब आप किसी भी चीज को फेवर करते हो पूरी तरह तो आपको इसको नुकसान नजर नहीं आएंगे, और केवल नुकसान नजर आ रहे हैं तो केवल फायदे नजर नहीं आएंगे। यस और नो? इसको ऐसे समझो, वापस समझो, वापस तुम्हारे लिए लास्ट की 3 बेंचेस। मान लो किसी ने ये सोच रहा है कि ये विजय कुमावत आएगा, पढ़ाएगा नहीं, पकाएगा, और करेगा, तो आएंगे नहीं, और अगर आ गए तो इनको इनकी पंचायत ही नहीं खत्म होनी। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस के साथ बैठे हैं, फिर चाहे आदमी कितनी लॉजिकल बात कर जाए, क्योंकि आदमी तो वही धारणा बना चुका है। समझ रहे हो बात को? इनको तो बस तालियां बजानी और कुछ काम तो है नहीं। फिर बिल्कुल प्लान के साथ, यहां रे भाई शुरू हो जाओ, क्या करते हो, सुधरो थोड़ा सा, ठीक है? ये देखे आपने? अच्छा, जब हमने इन पॉइंट्स को देखा तो एक पॉइंट नजर आया, वैसे कहीं ना कहीं मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता। बोले सर आप नहीं एग्री करते, क्या फर्क पड़ता है? ये वाला मैं इस पॉइंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि जब मैं लिख रहा होता तो मैं एक पैराग्राफ इसका और ऐड कर रहा होता। प्री प्लानिंग का, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया started a campaign, that is Jan Dhan Saving Bank Account scheme, and government opened, the government of India, right, made a record of opening large number of accounts under this scheme. Those who are not having accounts, most of the people were connected through banking because of this scheme. तो ये कहूँ अगर मैं कि बहुत सारे सेक्शन के पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे, ये कहीं ना कहीं कहना गलत है। इवन आरबीआई ने भी एक बार कहा था कि राइट, कि हम बहुत सारे लोगों को बैंकिंग से जोड़ चुके हैं इस स्कीम के बाद। तो ये कहना कि बहुत सारे लोगों के पास खाते नहीं है, ये तो गलत बात है, राइट? तो अगर मैं लिखूंगा तो मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखूंगा जिसमें कुछ और ही, अब इसने तो क्या सोच के लिखा होगा ये तो ये जाने, राइट? लेकिन लिख दिया। हम जब लिखेंगे तो इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे, राइट? और बहुत सारे पॉइंट है, ना केवल फार्मर्स हिट हुए, इवन एक पॉइंट और हम लिख सकते थे जो था मैरिज सीजन इन इंडिया, जो बैडली अफेक्टेड हुआ। हाँ, फैक्ट है, राइट? नवंबर, आई वुड से देव उठनी एकादशी आफ्टर दिवाली, राइट? द बिगेस्ट मैरिज सीजन इन इंडिया was spoiled actually, right? तो हम बात कर सकते हैं ना प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय, केवल टैक्सी ऑपरेटर्स ही अफेक्ट हुए? अच्छा, एक शादी से कितने सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, खाने वाले, डीजे वाले, बैंड वाले, नहीं केटरिंग वाले, राइट? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, तो क्या वो लोग अफेक्ट नहीं हुए? हुए, राइट? और इंडिया का तो सबसे बड़ा मैरिज सीजन है वो, और शॉपिंग सीजन भी है, नहीं है तो बताओ, राइट? दैट वाज बैडली अफेक्टेड, करेक्ट? तो जब आप सोचकर चलते हो तो आपके पास और भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं, करेक्ट है? चलो अब देखो, वापस आते हैं टॉपिक पर। पहले देख लें फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ बात करने लायक चीज़ें हमारे पास नहीं है। दो चीज़ें, एक टाइटल और दूसरा बायलाइन।
तो सबसे टाइटल आप सेंट्रली अलाइंड लिखेंगे, चाहे ऑल कैप्स में लिखो और चाहे फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो जैसे मुझे लिखना है तो मैंने हेडिंग डाली, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। दूसरी चीज क्या बची बेटा? बाय लाइन। दूसरी चीज क्या बची? बाय लाइन। अब बाय लाइन आज की डेट क्या हो गई? डेट तो लिखनी नहीं होती है, तो नाम ही लिखना होता है। सर आपका नाम, आगे, ठीक है। तो सेंटर से राइट हैंड साइड ले जाता हुआ आप लिख दो नाम। जरूरी नहीं बाय लिखकर नेम लिखो, जरूरी नहीं बाय लिखकर नेम लिखो। अब डायरेक्टली लिखो। जैसे मैं स्पोर्ट्स लवर हूं, राइट, मेरे फेवरेट गेम्स में हॉकी और क्रिकेट है। तो जब मैं स्पोर्ट्स के पेजेस निकाल कर देखता था और उसमें आर्टिकल्स आते थे, तो उस आर्टिकल में नीचे लिखा हुआ आता था, आर्टिकल के टाइटल के बाद, अयाज मैनन की कलम से। हाँ, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स क्रिटिक कह दो या स्पोर्ट्स कमेंट्री करने वाले कह दो, राइट। आपने अगर कभी पढ़ा हो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, तो उनके काफी सारे कॉलम्स आते हैं, राइट। तो यू विल फाइंड सर्टेन ग्रेट थिंग्स द मोमेंट यू विल स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। और आपको टाइटल लिखना है, ये लिखना है, एंड डन, फॉर्मेट डन। अब नंबर ऑफ पैराग्राफ कितने होंगे? 5। हम उसी थ्योरी पे काम करेंगे, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इक्वल कितने? 5, ठीक है। कैसे लिखना है इस पे हम कल बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलो।